गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्गीकरण में सहायक हेतु साधन। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनके हिसाब से आसानी से हम लोग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो आपने पढ़ा था हर्बेरियम से, पादपालय से। कहाँ सबसे बड़ा हर्बेरियम है? हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन है? रिपीट कर लीजिएगा। वनस्पति उद्यान के बारे में पढ़ा था, म्यूजियम के बारे में पढ़ा था और जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ा था। इनसे हमें पता चला था कि कौन सा हर्बेरियम है, जो क्या काम होता है हर्बेरियम का। इनसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को संरक्षित करते हैं। और जब चीज़ों को संरक्षित करेंगे तो हमें उनके बारे में नॉलेज होगा, उनको व्यवस्थित रख पाएंगे और उनसे क्लासिफिकेशन में सहायता मिलेगी। यानी वर्गीकरण की सहायक साधन। ये 4 पॉइंट हो चुके थे। आज पढ़ेंगे 5वां पॉइंट। देखिएगा, 5वां पॉइंट है कुंजी अथवा चाबी। 5वां पॉइंट डाल लीजिएगा इसको। क्या नाम है इसका? कुंजी अथवा चाबी। अजीब लग रहा है कुंजी अथवा चाबी, बट समझिए ये भी एक तकनीक है। कुंजी यानी की में ऐसे लक्षण होते हैं। देखिए यहाँ पर ताला कुंजी नहीं है, ताला कुंजी एक पीछे फिर आगे आपको मिलेगा, बट यहाँ पर सिर्फ कुंजी है। कुंजी में ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा पादपों व जंतुओं को पहचानने यानी वर्गीकरण में मदद मिलती है, उनको रख सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें, इन सब में हेल्प मिलती है। कुंजी के लक्षण विपर्यासी एवं जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे चाबी नहीं होती है, कितनी मैच कर रही है ये चाबी एक दूसरे से, कैसी है चाबी, वैसे ही कि कितनी इसकी चाबी इसकी मैच कर रही है, तो वो मैचिंग से हम लोग करते हैं। इनमें से एक लक्षण मान्य होता है तथा दूसरा अमान्य होता है। इनके आधार पर अपरिचित जीव की पहचान की जा सकती है। देखिए जैसे कुंजी में खांचे बने होते हैं ना, तो हम विभिन्न खांचों की इजाज़त बता सकते हैं, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इतना ये वाला मिल रहा है, इतना ये वाला नहीं मिल रहा है। अगर आप कुंजी को, चाबी को अच्छे से देखें तो उसमें खांचे बने होते हैं, हर एक खांचा अपने एक लेंथ का होता है। तो उसी प्रकार से ताली और कुंजी का मतलब होता है कि एक हम लोग उनके लक्षणों के हिसाब से उनको रख पाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता में प्रयुक्त नियम बताइए। यानी किसी भी जीव का अगर आप वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण जो एजेंसी है उसने क्या क्या कहा है कि आप कैसे उसका नाम लिखेंगे। तो एक एक बात आपको ध्यान देनी है और इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता में प्रयुक्त नियम निम्नलिखित हैं। प्रत्येक जीवधारी का नाम द्विनाम पद्धति पर आधारित होगा, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का अगर हम नाम लिखना है तो उसका कैसे होना चाहिए? 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए, जिसमें प्रथम शब्द वंश का और द्वितीय शब्द जाति को प्रदर्शित करेगा। यानी आपका 2 नामों से मिलकर बनेगा, प्रथम आपका वंश का नाम और द्वितीय जाति का नाम होगा। जीवों के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। ध्यान देना है कौन सी भाषा में? लैटिन। आपको अगर आप पूछ लिया जाए कि होमो सैपियंस किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया। तो वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होंगे? लैटिन भाषा में होने चाहिए। इंग्लिश हिंदी नहीं चलेगी, लैटिन भाषा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछा, तिरछा समझते हो, इटैलिक यानी टेढ़ा, टेढ़ी अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये सारे नियम है, सारे पॉइंट है, याद रखना है आपको। हस्तलिपि में इन नामों के नीचे लाइन खींची जानी चाहिए। यानी आपको टेढ़ा भी लिखना है। अगर हाथ से लिख रहे हैं, कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो टेढ़ा लिख देंगे बस चल जाएगा, लेकिन अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन भी आपको करनी है। अब देखिए, अंग्रेजी में वंश का नाम पहला जो अक्षर होगा कैपिटल लेटर, यानी जैसे आप लिख रहे हैं रोजा इंडिका, देखिए टेढ़ा लिखा गया है। और आर केवल, ये जो वंश का नाम, इसको केवल कैपिटल लेटर रखा गया। शेष, रोज़ा आपका वंश का नाम हो गया, इंडिका आपके जाति का नाम हो गया। ये किसका है? गुलाब का नाम है। तो रोज़ा में सिर्फ आर को कैपिटल रखा गया, वंश के नाम को, बाकी जात के नाम को सब स्मॉल लेटर में। अक्षर बड़ा और जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोज़ा इंडिका, इसका प्रथम नाम रोज़ा,
वंश का है, जो जीनस को, तथा द्वितीय भाग इंडिका जाति यानी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। दो अलग अलग प्राणियों के जाति के नाम समान हो सकते हैं, जाति के नाम समान हो सकते हैं किंतु इनके वंश के नाम समान नहीं होना चाहिए। उदाहरण, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, जबकि चीते का पैंथेरा टिग्रीज। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा गलत है, आपको सही कर लेना है। दो अलग अलग प्राणियों के वंश के नाम तो समान हो सकते हैं केवल, लेकिन जाति के नाम कभी भी समान नहीं होने चाहिए। ये आपको करना है, वंश की जगह पे जाति और जाति की जगह पे वंश का लेना है। शेर का वैज्ञानिक नाम देखिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा उसके वंश का नाम है, लियो उसकी जाति का नाम है। जबकि चीते का पैंथेरा टिग्रीस, तेंदुआ का लिपार्ड, पैंथेरा पैरडस। तो पैंथेरा सबके वंश के नाम तो समान है, लेकिन जाति के नाम अंतर होने ही चाहिए। तो वंश के नाम तो समान हो सकते हैं परंतु जाति के नाम अलग होने ही चाहिए। कभी जंतु को पादप की जाति के नाम के बाद उसके प्रथम वर्णनकर्ता वैज्ञानिक का नाम उस वर्ष के साथ लिखते हैं जिस उस वर्ष प्रकाशन हुआ था। उदाहरण, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस और सैपियंस लीनियस। ठीक है, देखिए कैसे। और उसके बाद पहले देखिए, होमो वंश का नाम हो गया, सैपियंस जाति का नाम हो गया, ये दोनों रख दिया, इटैलिक रेचर में भी रख दिया। इसके बाद उसके आगे उसका कैरोलस लीनियस खोज करता थे ना, तो यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाएगा लीनियस। कब? 1758 में, 1758 में। इस क्रम पर आधारित होता है। 6 बातें आपको ध्यान देनी है, 6 फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रत्येक जाति के जीव का जो नाम होता है 2 शब्द से मिलकर के बनता है, वंश और जाति। इससे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं लैटिन भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद जीव को सारे नाम को तिरछे रूप में लिखा जाता है। अंग्रेजी के पहले अक्षर से यानी वंश के नाम को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, शेष सभी नामों को स्मॉल लेटर में और तिरछा लिखा जाता है। और अगर हाथ से लिखा जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। जाति के नाम तो समान हो सकते हैं लेकिन वंश के नाम तो समान हो सकते हैं लेकिन जाति के नाम समान नहीं होने चाहिए। इसके बाद कभी भी जैसे जब हम लोग लिखते हैं उसका नाम तो पहले वंश का नाम फिर जाति का नाम इटैलिक और उसके बाद उस जंतु वैज्ञानिक उसके खोजकर्ता का नाम और उसके बाद उसका सन लिखा जाता है। इतना आपको नोट करना है, समझना है। जो समझ में ना है बता दीजिएगा। थैंक यू।